गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। लास्ट क्लास की यदि बात करेंगे तो हमने जो ब्लड ग्रुपिंग वाला सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। आरएच ग्रुपिंग समझ लिया था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी हमने समझ लिया क्या होता है, और जो कंडीशन बनती हैं वो कंडीशन भी हमने देखी। अब आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है प्लियोट्रॉपी। तो आज हम समझेंगे प्लियोट्रॉपी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लियोट्रॉपी के बारे में कि भाई क्या है ये प्लियोट्रॉपी, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, तो फर्स्ट हमारे पास आता है प्लियोट्रॉपी। प्लियो सॉरी प्लियोट्रॉपी देखिए, प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है। प्लियोट्रॉपी का मतलब है एक जीन जब एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे या इफेक्ट शो करे तो उसको बोलते हैं हम प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या है? द फेनोमेना द phenomenon in which one gene control multiple effect, one gene control multiple effect। एक जीन जब कई सारे इफेक्ट कंट्रोल करे तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। और जो जीन है वो क्या कहलाता है? द जीन इज कॉल्ड द जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। जीन कहलाता है प्लियोट्रॉपिक जीन। जैसे हम एक चीज में समझाते हैं आपको, देखो कैसे होगा ये। जैसे कोई एक जीन है, मान लीजिए ये कोई प्लियोट्रॉपिक जीन है। ये प्लियोट्रॉपिक जीन कुछ कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे इससे कंट्रोल हो रहा है एक तो ये कैरेक्टर 1। ये कोई भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो किसी भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ये हो गया कैरेक्टर 1, मान लीजिए इसको ये जीन कंट्रोल करता है। यही जीन किसी एक दूसरे कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है। ये मान लीजिए कोई कैरेक्टर सेकंड हो गया, इसको भी यही कंट्रोल करता है। और यही जीन मान लीजिए किसी तीसरे कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है। ये कोई कैरेक्टर थर्ड हो गया। और यही जीन किसी चौथे कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है। तो आप देख रहे हैं एक ही जीन चार चार कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। इसमें से कोई एक जीन जो है, ये जीन किसी एक कैरेक्टर को सबसे ज्यादा कंट्रोल करेगा। वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम ये मान लेते हैं। तो जिस कैरेक्टर को ये सबसे ज्यादा कंट्रोल करेगा वो कहलाएगा मेजर इफेक्ट। मेजर इफेक्ट इसको क्या कर रहा है? ये मोर कंट्रोल कर रहा है। और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं प्राइमरी कैरेक्टर। ये प्राइमरी कैरेक्टर है जिसको ये जीन सबसे ज्यादा कंट्रोल करेगा। और जिन बाकी के जो कैरेक्टर कहलाएंगे, जिनको ये प्राइमरी वाले से कम कंट्रोल कर रहा है, वो कहलाएंगे सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट या कैरेक्टर बोल सकते हो आप। इसको ये लेस कंट्रोल करता है।
कंट्रोल तो करेगा इनको भी, लेकिन प्राइमरी वाले से कम करेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। अब हमें प्लियोट्रॉपी के कुछ एग्जाम्पल समझने हैं। देखो, एक बात हम यहाँ पर और समझ सकते हैं, जो हमने ये अभी इसमें डायग्रामेटिकली ये बात समझी है, फ्लो चार्ट फॉर्म में जो ये बात समझी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्लियोट्रॉपिक जीन सारे कैरेक्टर को बराबर कंट्रोल करे। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज नॉट एसेंशियल, it is not essential that the traits are equally influenced या बोल सकते हो आप कंट्रोल्ड या कंट्रोल बाय द प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं समटाइम्स the effect is more evident या control is more evident या इसको बोलते हैं कंट्रोल फॉर वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को ज्यादा कंट्रोल करेगा, एंड लेस एविडेंट फॉर अदर कैरेक्टर्स, बाकी कैरेक्टर को कम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लियोट्रॉपी। अब हम प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल इसे पूछे जा सकते हैं। सर ये जो लास्ट दो स्टेटमेंट है फिर से समझाना एक बार। देखो, इसमें पहला कह रहा है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो हमने ब्लू से लिखी है, वो ये कह रहा है कि इट इज नॉट एसेंशियल दैट द ट्रेट आर इक्वली इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल बाय द प्लियोट्रॉपिक जीन। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो प्लियोट्रॉपिक जीन है वो सारे कैरेक्टर को बराबर कंट्रोल करे, ठीक है, इक्वल कंट्रोल करे। किसी एक कैरेक्टर को वो ज्यादा कंट्रोल करेगा, मतलब मेजर इफेक्ट उसका वही होगा, और बाकी के जो कैरेक्टर हैं वो उसके लेसर इफेक्ट होंगे, मतलब उनको भी वो कंट्रोल करेगा लेकिन पहले वाले के मुकाबले कम करेगा। ये कह रही है दोनों स्टेटमेंट। ओके सर। जो हमने ऊपर दिखाया ना आपको, जीन से 4 कैरेक्टर दिखाए हैं, वही चीज यहाँ पे लिखी है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखें तो पहला आता है जीन इन कॉटन। कोई ए जीन है कॉटन के अंदर, जैसे जीन इन कॉटन, तो कॉटन प्लांट में जो जीन है, ये कोई जीन हो गया मान लीजिए। ये क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करता है लिंट फाइबर को। इन्फ्लुएंसेस लिंट फाइबर, जो फाइबर थ्रेड होंगे उसके अंदर, तो उसको कंट्रोल करेगा। इसके अलावा ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ कॉटन बॉल को। साइज ऑफ कॉटन बॉल। इसके अलावा ये कंट्रोल कर रहा है हाइट ऑफ प्लांट को। इसके अलावा ये कंट्रोल कर रहा है नंबर ऑफ ओव्यूल को।
कितने बन रहे हैं, और ये कंट्रोल कर रहा है वायबिलिटी ऑफ सीड को, वायबिलिटी ऑफ सीड। इसमें जो हमने ब्लैक से लिखा है वो तो है इसका प्राइमरी इफेक्ट, ये हो गए बाकी सारे सेकेंडरी इफेक्ट। तो ये हो गए सेकेंडरी इफेक्ट, और ये वाला हो गया मेजर इफेक्ट। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 1 हो गया। सेकंड एग्जांपल देखेंगे तो सेकंड हमारे पास आता है जीन इन गार्डन पी। जीन इन, सर लिंट फाइबर्स क्या होते हैं? जो ये होते हैं ना ऐसे, जो थ्रेड से होते हैं इसमें, जो कॉटन के रेशे नहीं होते, उन्हें बोलते हैं लिंट फाइबर। ओके सर। और गार्डन पी की बात करें तो गार्डन पी में का जो जीन है ये क्या करेगा, किस किस कंट्रोल करेगा, देखें। पहला ये कंट्रोल करेगा फ्लावर कलर को, ये इसका मेजर इफेक्ट होगा। कलर ऑफ फ्लावर, ये मेजर इफेक्ट हो गया। इसके अलावा कंट्रोल करेगा ये कलर ऑफ सीड कोट, बाकी रेड से लिख देते हैं, जो मेजर माइनर इफेक्ट है या सेकेंडरी इफेक्ट है। कलर ऑफ सीड कोट। तीसरा हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ रेड स्पॉट इन द एक्सिस ऑफ लीफ। प्रेजेंस ऑफ रेड स्पॉट इन एक्सिस एक्सिल ऑफ लीफ, लीफ एक्सिल पर जो रेड स्पॉट है, ये सारे क्या होगा इसके, ये दोनों तो होगा इसके सेकेंडरी इफेक्ट, और ऊपर वाला जो है ये हो गया मेजर इफेक्ट। आपको एग्जाम्पल में यही चीज पूछी जाएगी कि मेजर इफेक्ट कौन सा है और सेकेंडरी इफेक्ट कौन से हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा देखें एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल है जीन इन गार्डन पी। एक और जीन इन गार्डन पी, तो ये वाला जो जीन है गार्डन पी में, ये किसे कंट्रोल करता है, ये दो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। पहला है सीड शेप, और दूसरा है स्टार्च सिंथेसिस इन सीड। स्टार्च सिंथेसिस इन सीड। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये एग्जांपल देखने को मिलेगा। ये हो गया मेजर इफेक्ट, और ये वाला हो गया सेकेंडरी इफेक्ट। ठीक है जी, नोट कर लें इसको। इसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि ह्यूमन के अंदर है। ऑल डन, ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है जीन इन ह्यूमन बीइंग। जीन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स में जैसे ये जीन हो गया, ये कंट्रोल कर रहा है किसको, एक जीन जो है इसमें ये कॉज कराता है, एक डिजीज कॉज कराएगा ये, और वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो कॉजेज
फिनाइल कीटो न्यूरिया, ये डिजीज कॉज करा रहा है जी। इसके अलावा यही जीन कॉज कराता है मेंटल रिटार्डेशन, और यही जीन कॉज कराता है रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, रिडक्शन इन हेयर्स एंड स्किन पिगमेंटेशन। तो इसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया तो मेजर इफेक्ट हो गया, बाकी दोनों इसके सेकेंडरी इफेक्ट हो गए। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है जीन इन ड्रोसोफिला, जीन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर। इसमें देखेंगे यदि तो ये जीन हो गया, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है साइज ऑफ विंग, साइज ऑफ विंग्स। इसके अलावा ये और क्या करता है, बैलेंसर फॉर फ्लाई ऑफ ड्रोसोफिला, बैलेंसर फॉर फ्लाई ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है, इसको बैलेंस कराने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, डोर्सल ब्रिसल की पोजीशन को कंट्रोल करेगा, पोजीशन ऑफ डोर्सल ब्रिसल्स। इसके अलावा क्या करता है ये, इसके अलावा ये आई कलर को कंट्रोल करता है। तो आई कलर्स को, आई कलर के अलावा अगला कैरेक्टर इसमें हो जाएगा, ये स्पर्मेथिका की शेप को कंट्रोल करेगा, शेप ऑफ स्पर्मेथिका। ये स्पर्मेथिका क्या होता है, देखो स्पर्मेथिका वो पोजीशन है जहां पर स्पर्म रिलीज किए जाते हैं। तो लिख देते हैं पोजीशन वेयर स्पर्म रिलीज, जहां पर मेल ड्रोसोफिला स्पर्म रिलीज करेगा उस पोजीशन को स्पर्मेथिका बोलते हैं। इसके अलावा ये फर्टिलिटी को भी कंट्रोल करता है, और लास्ट ये लाइफ स्पैन को भी कंट्रोल करता है, लॉन्गिविटी जिसे बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो इसमें विंग साइज वाला कैरेक्टर तो मेजर इफेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे सेकेंडरी इफेक्ट होंगे, ठीक है। एक और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 6 है इसका। जीन इन ह्यूमन बीइंग में जो जीन होता है, जैसे ये जीन है, ये दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। एक हो जाएगा कॉजेस सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, ये एक डिजीज हो गई। और जो सेकंड कैरेक्टर है इसमें वो हो जाएगा रेसिस्टेंट टू मलेरिया, प्रोवाइड रेसिस्टेंट टू मलेरिया।
एक बात देखो ध्यान से समझिएगा, मलेरिया का पैरासाइट हमने पढ़ा है प्लाज्मोडियम है, जो कि आरबीसी के ऊपर रहता है। आरबीसी नॉर्मल इंडिविजुअल में कैसी होगी, बायकॉन्केव शेप की होगी। तो जो बायकॉन्केव शेप आरबीसी है उसमें मलेरिया पैरासाइट इजीली सर्वाइव कर पाएगा। तो ऐसे पर्सन जिनको सिकल सेल एनीमिया नहीं है उनमें तो ये मलेरिया पैरासाइट आराम से रह सकता है। लेकिन यदि हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो इस केस में आरबीसी का शेप बदल जाता है, वो बायकॉन्केव से सिकल शेप हो जाती है इस तरह से। तो सिकल शेप आरबीसी के ऊपर मलेरिया पैरासाइट नहीं रह पाता, इसलिए जिनको सिकल सेल एनीमिया है उनमें मलेरिया पैरासाइट ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। और सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है। क्या कंडीशन होती है, कैसे होता है सिकल सेल एनीमिया, वो सारी बातें हम डिसऑर्डर में मतलब इसी चैप्टर में आगे समझेंगे। जैसे हम इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे ना जेनेटिक डिसऑर्डर, तो वहां पर हम उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया को। तो इसी के साथ हमारा ये प्लियोट्रॉपी कंप्लीट होता है। तो हमने प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस समझ लिया। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इसे नोट कर लीजिए आप, फिर हम आगे बात करते हैं और समझते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। चलिए अब बात करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस को। सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, या इसी को बोलते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। इसकी यदि बात करें, ये जो क्वालिटेटिव या मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है, इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल डोमिनेंट एलील जो है वो पूरे कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। इन दिस phenomenon in this phenomenon a single dominant allele determine the complete कैरेक्टर। यही पूरे कंप्लीट कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। ठीक है। और ऐसे दो एलील फिनोटाइप को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टू सच एलील या टू सच डोमिनेंट एलील, टू सच dominant allele cannot alter the, alter मतलब चेंज करना, alter the phenotype, ये फिनोटाइप को बदलते नहीं है। ठीक है। जैसे हम गार्डन पी की बात करें, इन गार्डन पी में देखोगे आप
गार्डन पी में दोनों जो एलील हैं, जैसे कैपिटल टी रहे या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी रहे, इससे रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट तो इससे टॉल ही होगा। तो यहाँ पर टॉलनेस के लिए चाहे दो एलील हो डोमिनेंट, चाहे एक हो, दोनों से फिनोटाइप वही आ रहा है, टॉल। ठीक है, तो इंटरमीडिएट, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरमीडिएट फॉर्म जो है वो कोई भी क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा। मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म से भी जो फिनोटाइप है वो चेंज नहीं हो रहा है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे दी इंटरमीडिएट फॉर्म are not produced in qualitative inheritance। ठीक है, और जो जीन इसे कंट्रोल कर रहा है, इस तरह के इनहेरिटेंस को जो जीन कंट्रोल करता है वो जीन कहलाता है मोनोजीन। द जीन controlling this inheritance are called मोनोजीन। उसे हम मोनोजीन बोलते हैं। अब देखो फिनोटाइप रेशियो कैसे बदलता है यदि हम मोनोजीन की बात करें। एक टेबल बनाते हैं इसमें, जैसे देखो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोनोजीन। ठीक है, इधर आ जाएंगे फिनोटाइप, और ये हो जाएगा फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। एक जीन लेके चलोगे तो दो फिनोटाइप आएंगे, रेशियो होगा 3:1। यदि हम दो जीन लेके चलें तो 4 आएंगे, रेशियो होगा 9:3:3:1। तीन लोगे तो 8 आएंगे। कौन कौन से? 27:9 रेशियो 9:9:3:3:1। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। मतलब यहाँ पर क्वालिटी नहीं बदल रही है। यदि एक रहेगा डोमिनेंट तो भी वही इफेक्ट आ रहा है, और दोनों रहेंगे तो भी सेम इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ क्वालिटी पे कोई इतना असर नहीं पड़ेगा, क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में। इसे नोट करें, फिर पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जिसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं अब क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या इसी को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे इसमें 3 जीन हैं, जीन 1 2 3। जीन 1 हो गया, ये जीन 2 हो गया, और ये जीन 3 हो गया। तो इसमें तीनों जीन 1 2 3, तीनों जीन
एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर तीनों जीन क्या करेंगे, एक ही कैरेक्टर को तीनों जीन कंट्रोल करते हैं। तो जब तीनों जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें तो ऐसा इफेक्ट कहलाता है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये कंट्रोल कर रहे हैं सिंगल कैरेक्टर, इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, इन दिस a single character is controlled by more than one gene। एक से ज्यादा जीन से एक ही कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है। और हम इसमें ये भी बता सकते हैं, here all the participating alleles, all the participating alleles, इसमें जितने भी एलील पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, हैव क्यूम्युलेटिव इफेक्ट, इनका सेम इफेक्ट है, मिला जुला इफेक्ट है विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, विद ईच डोमिनेंट एलील एक्सप्रेसिंग अ पेयर या फिर यूनिट एंड द complete trait is expressing when all dominant alleles are present। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 4 एलील हम लेके चलते हैं, 4 डोमिनेंट एलील हैं। यदि मान लीजिए चारों में से एक डोमिनेंट एलील हो और बाकी 3 रिसेसिव हो, तो जो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर अपने आप को 25% एक्सप्रेस करेगा। यदि 2 डोमिनेंट हो जाएं और 2 रिसेसिव तो 50% एक्सप्रेस करेगा। 3 डोमिनेंट हो जाएं 1 रिसेसिव तो 75% एक्सप्रेस करेगा। चारों डोमिनेंट हो जाएंगे तो 100% एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर आपको इंटरमीडिएट फॉर्म दिखेंगी। तो इसमें हम नोट कर ले सकते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि द अपीयरेंस ऑफ intermediate form is characteristic feature। इंटरमीडिएट फॉर्म का आना इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, और इसको मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस या मैट्रिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल
फैक्टर इनहेरिटेंस या फिर एंड मैट्रिक इनहेरिटेंस। ठीक है जी, तो ये करके रखें। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और कुछ और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आज पॉलीजेनिक पढ़ लिया हमने, और क्वालिटेटिव पढ़ लिया, और प्लियोट्रॉपी पढ़ लिया। इन सभी को आप अच्छे से पढ़ के रखें। कल में अगली क्लास में मिलते हैं तो आगे बात करते हैं। कल आप लोगों का टेस्ट है, उसको अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू सो मच। लास्ट पेज निकालना सर। लास्ट पेज तो यही है, इससे प्रीवियस इससे पहले है। यस सर। ये है, इससे